हेलो फ्रेंड्स, दो चरों में रैखिक समीकरण के क्लास चल रहे थे बट मैंने पिछले क्लास नहीं पढ़ा पाए। बेसिक कंसेप्ट, दो चरों में रैखिक समीकरण। ओके फ्रेंड्स, कुछ आपको मैं बेसिक कंसेप्ट देता हूं ताकि आपको बनाने के लिए प्रॉब्लम ना हो। लंबा चैप्टर है 3.1 to 3.6, उसके बाद ऐच्छिक में 3.7। 15 डेज की क्लासेस हैं, दो चरों में रैखिक समीकरण। अगर आप अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं ओके। यदि दिए गए रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 एक रैखिक समीकरण युग्म को प्रदर्शित करते हैं तो निम्न स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। जैसे नंबर 1, a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2। इस स्थिति में रैखिक युग्म संगत होता है। जब आप बनाएंगे इस फॉर्म में रहेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। इनके एग्जाम्पल हो सकते हैं इस तरह का दिए रहेंगे 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल 0 एंड सेकेंड 5x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल 0। इस तरह के अगर रहते हैं तो यहाँ पर a1 बाई a2 एंड b1 बाई b2 नॉट इक्वल है। तो जब ये इक्वल नहीं रहेंगे दोनों a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2, तो इस स्थिति में युग्म संगत होते हैं, रैखिक युग्म संगत होते हैं। फिर a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2, इस स्थिति में ये सेम रहेंगे और ये c1 बाई c2 अगर समान नहीं रहते हैं तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण असंगत होते हैं। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ ही रहे होंगे। और जब तीनों समान हो जाएंगे, तीनों, इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म आश्रित संगत होता है। तो ओके, a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2, इस स्थिति में रैखिक समीकरण असंगत होता है। और a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2, इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म आश्रित होते हैं। रैखिक समीकरण द्विघात बहुपद, पॉलिनोमियल, ये अलजेब्रा के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर आप 9th और 9th एंड 10th क्लासेस पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अच्छी तरह से आप क्लियर कर लेंगे बेसिक कंसेप्ट के साथ, तो आपका अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएंगे। अलजेब्रा
बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, और जब ये 9th और 10th का आप क्लियर कर लिए अच्छी तरह से, तो आपके लिए कंपटीशन लेवल भी इजी हो जाएंगे पढ़ने के लिए। बाकी 7, 8 एकदम इजी है। 9th और 10th अगर आप अच्छी तरह से कर लिए तो आपके बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्लीट हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अब आपको व्यापक रूप तो बता ही चुके हैं। नेक्स्ट और अगर कुछ बेसिक कंसेप्ट किताब में दिए गए हैं तो उसको क्लियर करवा दे रहा हूँ। कोई बात नहीं है, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली एक्सरसाइज 3.1। थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट और है। नंबर 1, प्रतिच्छेद। A1 by A2 not equal B1 by B2। तो ये प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करती है। अगर A1 by A2 नॉट इक्वल B1 by B2 हो तो ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। नंबर 2, संपाती होंगे। कब संपाती होंगे? A1 by A2 इक्वल B1 by B2 इक्वल C1 by C2। तीनों व्यापक फॉर्म में अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो आपके ये संपाती है, संपाती है। नंबर 3, A1 by A2 इक्वल B1 by B2 नॉट इक्वल C1 by C2, नॉट इक्वल C1 by C2। इस स्थिति में समांतर होंगे, समांतर है। एग्जाम्पल जब इनके बनाएंगे तो A1 by A2 इस फॉर्म में जब बनाएंगे आप, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0। तो इस स्थिति में अगर आपकी A1x A1 by A2 नॉट इक्वल B1 by B2, यानी कि A1 by A2 नॉट इक्वल B1 by B2 रहेंगे, तब पर ये रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे और इस केस में संपाती होंगे और इस स्थिति में समांतर होंगे। अगर समांतर प्रतिच्छेद करेंगे तो एक हल निकलेंगे, केवल एक, और संपाती होंगे तो अपरिमित रूप से अनेक हल आप निकालेंगे, यानी उनकी मान अनेक होंगे, और जब समांतर होंगे तो उनके हल एक भी नहीं निकलेंगे। कुछ और आपको बेसिक टिप्स देता हूं ताकि आप ना भूलें।
बेसिक ज्ञान जरूरी है। इनके कुछ आप लिख लीजिए। रेखाएं एक बिंदु, थोड़ा सा लिखवाता हूँ, 3 टिप्स लिखवाते हैं, 3 ही नोट्स में आपका क्लियर हो जाएंगे। पर प्रतिच्छेद कर सकती है। इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है। इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। इसे अविरोधी समीकरण युग्म भी कहते हैं। अविरोधी समीकरण युग्म। नंबर 2, रेखाएं समांतर हो सकती है। रेखाएं समांतर हो सकती है। इस स्थिति में समीकरणों का हल नहीं होता है। इस स्थिति में समीकरणों का हल नहीं होता है। ये असंगत समीकरण युग्म कहलाते हैं। नंबर 3, रेखाएं संपाती हो सकती है। रेखाएं संपाती हो सकती है। इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होता है। ये असंगत समीकरण कहलाते हैं। असंगत समीकरण नहीं, इसे आश्रित, जिसे आप संगत कहेंगे, संगत समीकरण। एक रेखाएं बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है। इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। इसे अविरोधी समीकरण युग्म कहते हैं। रेखाएं समांतर हो सकती है। इस स्थिति में समीकरणों का हल नहीं होता है। ये असंगत समीकरण युग्म कहलाएंगे। रेखाएं संपाती हो सकती है। इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होता, जिसे आश्रित संगत समीकरण युग्म कहलाएंगे। इसके एग्जाम्पल आप जान लीजिए। नंबर 1, फर्स्ट का, रेखाएं अविरोधी समीकरण युग्म कब होंगे?
तो x माइनस 2y इक्वल 0 व्यापक रूप से 3x प्लस 4y माइनस 20 ऊपर। रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, ये रेखाएं क्या करते हैं? प्रतिच्छेद। रेखाएं प्रतिच्छेद करती। जल्दी वाली लिख रहा हूं, आप उतना माइंड ना करें, राइटिंग के लिए माइंड ना करें। रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे। क्यों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे? A1 व्यापक फॉर्म, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के A1 बाई A2 नॉट इक्वल B1 बाई B2। इनका एक भी डिजिट इक्वल नहीं है, इसीलिए ये प्रतिच्छेद करेंगे। नंबर 2 यहीं पे बताता हूं, नहीं तो मिटाना होगा, तो मिटा के आपको समझाना होगा। 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल 0 और 4x प्लस 6 माइनस 18 इक्वल 0। 2x प्लस 3y, 2x प्लस 6x माइनस 18। अगर इन्हें 2 से कॉमन निकाल दें तो 2x प्लस 3x माइनस 9 इक्वल हो जाएंगे। यानी तीनों जब ये इक्वल हो जाएंगे, A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2 इक्वल C1 बाई C2, तो ये मेरे संपाती कहलाएंगे। असंगत समीकरण युग्म ये कहलाएंगे असंगत समीकरण। सॉरी असंगत नहीं कहलाएंगे, संपाती समीकरण। असंगत कहलाएंगे जब रेखाएं संपाती हो सकती है, इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होता है, उस स्थिति में रेखाएं असंगत कहलाते हैं। यानी A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2 नॉट इक्वल C1 बाई C2 रहेंगे, तब वो असंगत कहलाएंगे, जिसे आप आश्रित समीकरण युग्म या संगत समीकरण युग्म कह सकते हैं। ओके, क्लियर हो गए? लास्ट है 3 नंबर। मोबाइल की घंटी टू टू करती, टू करने से मुझे देखना पड़ता है कि कहीं रुक तो नहीं गया। इसमें अधिक पोस्ट नहीं होता है। मेन प्रॉब्लम ये है कि ये 32 GB का है और इस नंबर पे मेरे पैसे खत्म हो गए हैं। मैं इस नंबर पे पैसे अब डाल भी नहीं पा रहा हूँ, जिसके चलते काफ़ी स्लो से पोस्ट होते हैं। और 5G लिया हूँ तो अब इतना इसमें कितना पैसा मैं डालूँ? उतना पैसे जितना मेरे लिए इनफ है मैं उतने खर्च कर पाता हूँ। इट्स ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3। x प्लस y माइनस 4 इक्वल 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल 0। रेखाएं समांतर होंगी, यानी कि A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2 नॉट इक्वल C1 बाई C2। इस स्थिति में रेखाएं समांतर होती हैं। ओके, समझ गए होंगे आप। अगर रेखाएं समांतर होंगे तो इनके कोई भी हल नहीं होगा। बस थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट था जो क्लियर हो गया। और कुछ नहीं बताए हैं। केवल एक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, ये सब आपको मैं क्वेश्चन में ही बता दूंगा जब आप क्वेश्चन क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट मज़ेदार क्वेश्चन लाता हूँ, उस दिन मैं बना नहीं पाए।
क्वेश्चन को दोबारा आप लोगों के बीच फिर लाना चाहता हूँ। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है और जब आप 9th-10th क्लास में पढ़ेंगे तो लगेंगे ये क्वेश्चन किस तरह का, मतलब मैं उस पर मल्टीप्लाई करूँ कि नहीं इक्वल करूँ, समझने में थोड़ा सा कंफ्यूज है, बट जब आप समझ जाएंगे तो बना लेंगे। तो समझना पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए तो कैलकुलेशन इजी। इसीलिए बनाने से पहले आपको क्वेश्चन को समझना होगा, नहीं तो आप बना ही नहीं पाएंगे। आज इंक भी लास्ट हो गया, शायद आज इंग्लिश का क्लास नहीं चल पाएगा। बस यही था, जितना था डाल दिया। अब 30 रुपीज इंक में लगते हैं। 3 डेज से अधिक चलता नहीं है। अधिक पढ़ाएंगे तो हमको लगता है कि 4 घंटे यूट्यूब पे ध्यान दे देगा, रेगुलर 4 आवर्स इन यूट्यूब आई टॉट। तो हमको लगता है कि एक इंक 2 ही दिन चलेगा, यानी 500 रुपये का मंथली मेरे इंक का खर्च लग जाएगा। ऐसे 1 घंटे समय देता हूँ, फिर भी 300 के आसपास के इंक के खर्च है। 3 दिन से अधिक चलेगा, 1 से 1.5 घंटे पढ़ाने। प्रश्नावली 3.1 नंबर 1, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, सात वर्ष पूर्व मैं तुमसे सात गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। बहुत हैवी क्वेश्चन है। क्या ये मनोरंजक है? क्या यह मनोरंजक है? Is it interest? इस स्थिति को बीजगणित
एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बहुत ही हेवी क्वेश्चन। आप एक दो बार में इसे समझ नहीं पाएंगे। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको लगेगा कि स्पेस से मैं उनकी पुत्री की आयु पे 7 मल्टीप्लाइड क्यों करता हूँ, क्योंकि उनके तो पापा की उम्र बड़ी है 7 वर्ष, तो फिर 7 वर्ष में उनकी पुत्री की आयु पे मल्टीप्लाई क्यों करता हूँ। पुत्री की आयु तो छोटा है। तो ओके, आप क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन के साथ में आपको बहुत ही शॉर्ट नहीं, थोड़ा सा लॉन्ग स्टेप जाएंगे और बनाते बनाते आप समझ जाएंगे। शॉर्ट तो अपने पे करना है कि आपको कैलकुलेशन समझ के फर्स्ट में कैसे लिख देना है। कोई जरूरी नहीं कि मैंने एकदम 2 पेज की इन्हें बनाए हैं अपने तरीके से, बट इन्हें आप अपने थॉट, अपने माइंड से आप एकदम सटीक लिख सकते हैं, उनसे नोट करो। क्वेश्चन कह रहे हैं कि अफ्ताब अपनी पुत्री से कहता 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व वो कितने आयु का था? 7 गुनी आयु का था। तो उनसे अगर आप शॉर्ट करना चाहेंगे तो x - 7 वर्ष लिख सकते हैं। उनकी पुत्री की आयु मल्टीप्लाइड कर सकते हैं। ओके, बनाते हैं हल। माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष, माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उनके पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। यहां तक तो आपको समझ में ही आ गए होंगे। इसे लेट कर लिए कि माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष और उनकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। प्रश्न कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु x - 7 वर्ष और 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु y - 7 वर्ष। यहां तक तो नो प्रॉब्लम होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहे हैं, अब इन्हें आपको इक्वेशन के रूप में बनाना होगा। x - 7 इक्वल y - 7। कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व में कितने आयु था? तुमसे 7 गुनी के आयु का था, यानी कि इतना आयु का था हम तुमसे 7 वर्ष के पूर्व में। तो उनकी पुत्री की तो आयु तो छोटी है, उनके पापा का तो आयु तो उनसे ज्यादा होगा ही होगा। तो जब उनकी पुत्री की आयु उनके पापा के आयु के 7 गुना है, तो उन्हें इक्वल करने के लिए आपको 7 से मल्टीप्लाइड कर देने होंगे उनकी पुत्री की आयु, यानी कि आफ्ताब की पुत्री की आयु को 7 वर्ष से मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो ये इनके इक्वल में आ जाएगा। अब आप लिखिए इसे x - 7 इक्वल 7y - 49। x -
7y, इसे आप घटाओगे राइट साइड पे, डायरेक्टली आप घटाएंगे नहीं तो ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये तो राइट साइड पे है, एक सेकेंड, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। राइट साइड पे ले आए और -49, और ये प्लस पे राइट साइड चले जाएंगे, लेफ्ट पे माइनस रहने पे प्लस राइट साइड पे डिजिट को लाने से होते हैं या किया जाता है। अब इन्हें आप घटाओगे तो -42, यानी कि x - 7y + 42 = 0। एक इक्वेशन मेरा ये प्राप्त हो गया है, x - 7y + 42 = 0। यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे, ओके। यहाँ तक अगर आपको समझ गए होंगे तो थोड़ा सा मैं ये क्वेश्चन को इधर लाना चाहता हूँ। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, करें अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद अब तक की आयु 3 वर्ष बाद, या लिख सकते हैं 3 वर्ष बाद अब तक की आयु, इस तरह से भी लिख सकते हैं। लैंग्वेज लिखिए, 3 वर्ष बाद अब तक की आयु = x + 3, और 3 वर्ष बाद अब तक की पुत्री की आयु y+। यहाँ तक तो समझ गए होंगे, क्वेश्चन में ही दिया गया है। क्वेश्चन फिर एक बहुत ही मनोरंजक वाला बात कर रहे हैं कि क्या ये मनोरंजक है, अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। प्रश्न से x + 3 = y+3, कितना आयु का रह जाएगा? 3 गुनी आयु का रह जाएगा 3 वर्ष के बाद में। तो 3 वर्ष के बाद में जब वो 3 गुनी आयु का रहेगा तो आप मल्टीप्लाइड कर दीजिए 3 से उनकी पुत्री की आयु, तभी उनके इक्वेशन इक्वल के बराबर होंगे, यानी उनके एज के बराबर होंगे। आप लिखो x + 3 = 3y + 9। आप इक्वेशन के अनुसार लिखिए x - 3y, ये घट गया तो हो गया 6, जिसे आप लिख सकते हैं x - 3y - 6 = 0। इक्वेशन मेरा फर्स्ट ये 2 हो गया और ये इक्वेशन 1 हो गया। अब इक्वेशन समीकरण लिखिए। अब समीकरण 1 और 2 से एक लिख देते हैं, x - 7y + 42 = 0 और x - 3y - 6 = 0। ये 2 समीकरण मेरे प्राप्त हो गए। ओके फ्रेंड्स, काफी लंबे क्वेश्चन है तो
इट्स ओके। यहाँ तक तो समझ गए होंगे कि इक्वेशन 1 और 2 मुझे प्राप्त हो गए। अब इसे मिटा के आपको थोड़ा सा बताता हूँ, उसके बाद क्लियर हो गया। इसे मुझे ग्राफीय विधि में व्यक्त करना है। बीजगणितीय ग्राफीय विधि में व्यक्त करें, क्वेश्चन यही कह रहे हैं। क्वेश्चन मेरा बन गया कि मैंने 2 इक्वेशन प्राप्त कर लिए हैं। अब 2 इक्वेशन प्राप्त, अगर आपको बोले कि इनके समीकरण निकालिए, तो समीकरण के लिए काफी है उतना ही। अगर आपको समीकरण निकाल के बोले कि इसे विलोपन विधि में व्यक्त कीजिए या प्रतिस्थापन में या वज्र गुणन में, तो आप उसके अनुसार बना सकते हैं कि इक्वेशन 2 तो मुझे प्राप्त होते हैं। इक्वेशन 2 आप लिखिए यहाँ पर, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल 0, और एक आगे हैं x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल 0। अब इन्हें बीजगणितीय ग्राफीय विधि में व्यक्त करना है। तो बीजगणितीय ग्राफीय विधि में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले आपको x का वैल्यू निकालना होगा। x x y दो ही टर्म निकालते हैं। तो x का वैल्यू आप यहाँ पे देखिए, ये x इक्वल टू -7 इंटू, अगर 5 पुट करते हैं प्लस 42 इक्वल 0, तो x माइनस 35 प्लस 42 इक्वल 0, ये घट जाएगा x माइनस प्लस 7 इक्वल 0, यानी कि x इक्वल टू -7 निकल गया। ठीक है, x इक्वल टू -7 निकल गया, यानी कि x अगर हम 5 रखते हैं, y 5 रखते हैं, y इक्वल 5, तो x मेरा -7 आ गया। यहाँ तक आप माइंड पे ध्यान दीजिएगा। इस स्थिति में ये वाला अभी नहीं दिया है, और जब x को हम x अगर 5 रख दिए, x 5 माइनस 7y इक्वल टू -42, माइनस 7y इक्वल टू -42 माइनस 50, दैट इज माइनस 47 आ गया। y इक्वल टू वैल्यू नहीं कटेगा, यानी 49 आ जाता तो ठीक था ना। 7 निकालते हैं, 7 रख दिए, x इक्वल टू 7, तो ये -49 और इसीलिए y इक्वल टू -49 बाई -7, 37 49, 7 y का वैल्यू भी 7 निकल गया। अगर x इक्वल टू हम 7 रखते तो y का वैल्यू 7। ये फर्स्ट इक्वेशन की ग्राफीय विधि निकल गई। अब नंबर 2 ट्राई कीजिए। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 से निकालते हैं, समीकरण 2 से। अब 3 स्टेप निकालेंगे तो बढ़िया होता है, कि क्योंकि कोई संगत होते हैं और कोई असंगत होते हैं, कोई संपाती होते हैं। x एंड y। इक्वेशन 2 का वैल्यू है x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो x का वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूँ, x का वैल्यू 3 रखने पर 3y इक्वल टू 6, जो घट के मेरा आ जाएगा 6 माइनस 3, यानी 3 y यानी कि -1। x 3 रखने पर y का वैल्यू -1।
और x इक्वल टू अगर 0 रखते हैं, x का वैल्यू 0 रखने पर 0 माइनस 3y इक्वल टू 6 यानी कि माइनस 3y बाई 6, तो y इक्वल टू 6/3 दैट इज -2 प्राप्त होगा। इस तरह के मान को पुट करने के लिए आपको अपने से ही कुछ भी वैल्यू लगाना होगा, 1 2 3 4 5 6 अपने मन से, और अपने मन से उस इक्वेशन पे पुट करके आपको देखना होगा कि अगर 5 डिजिट तक आपके आ जाते हैं तो मुझे ग्राफिक विधि निकालने के लिए इजी होते हैं, और 5 से अधिक डिजिट लीजिएगा तो प्रॉब्लम होते हैं कि क्योंकि लंबा लाइन खींचना होगा। एक्स एक्सिस लेंगे, अभी कितना प्रॉब्लम होगा, एक्स एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस, ये 0 आ गया। नंबर 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -7 तक दिया गया है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एक्सेस। y 1 2 3 4 5 7 तक गया है, 6 7। इस तरह का मैंने जब भी आप धनात्मक पूर्णांक लेंगे तो धनात्मक पूर्णांक एक्स एक्सिस पे राइट साइड पे पॉजिटिव होते हैं, और धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक एक्स एक्सिस पे बाएं तरफ ऋणात्मक होते हैं, और ऊपर की ओर और नीचे की ओर, ऊपर की ओर प्लस होते हैं, नीचे की ओर माइनस होते हैं। इसे चतुर्थांश कहते हैं, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। पहला चतुर्थांश में प्लस प्लस, इसमें प्लस माइनस, आपको बताएंगे जब आपका 7.1 स्टार्ट होंगे तो क्लियर में बताऊंगा उसे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो x का वैल्यू पुट करना मुझे -7, एक्स एक्सिस पर वैल्यू कितना -7 और y 5, यानी कि इस स्थिति पे मेरा ग्राफ निकल गया, x -7 और y इक्वल टू 5 इस स्थिति में। ओके, अब बनाएंगे ग्राफ तो इस तरह का आपका ग्राफ मिलेगा, इस तरह का, यानी इस बिंदु से इस बिंदु की ओर इस बिंदु की ओर मिलान होंगे। ठीक है, फर्स्ट का हो गया। सेकंड, x इक्वल टू 7, x मेरा कितना है 7 है, 7 तक लेना होगा, 6 7 x मैंने 7 लिया हूं तो y भी कितना है -7, y मेरा -7 है कि 7 है, 7 होगा शायद, देख लेते हैं एक बार कैलकुलेशन करके फिर मिस्टेक ना हो। x 7 लिए, -7y इक्वल टू -42 -7y इक्वल टू 30 -7 -7 नहीं, हाँ 7, y भी मेरा 7 आ गया इस स्थिति में। इस बिंदु का नाम हो गया 7 7 और इस बिंदु का नाम हो गया है -7
-7 5 है, ये 5 माइनस नहीं है, बिकॉज मैंने इस तरह के डॉट दे दिए, इसीलिए आपको समझने में सुविधा मिलती है। ठीक है, ये बिंदु और बिंदु ये यहां पे मिल गया। दूसरा नंबर पे है x3 तो y माइनस 1 इस जगह पे 3 माइनस 1, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू -2, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू -2। इस स्थिति में 0 माइनस, तो किस तरह का आपको इक्वेशन प्राप्त हो रहा है, यहां से देखिए, तो यहां से एकदम लगना चाहिए कि एकदम सीधे। जब आप ग्राफ कॉपी में बनाएंगे तो वो बहुत ही अच्छी तरह से बनेगा। ठीक है, इस तरह से नहीं हो पा रहा है क्योंकि उतना डिटेल से बनना मुश्किल होता है। ग्राफ रहेगा तो ठीक है। एक इक्वेशन प्राप्त हो गया था, यहाँ से लेकर थोड़ा सा देखिए टेढ़ा आ जाए। इस इक्वेशन का आप नाम दे दीजिए। इस इक्वेशन से लिए हैं तो इस इक्वेशन का नाम हो गया आपका x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब x माइनस 7 इन केस में यहां से लेकर यहां तक आपको बनाना है। इस तरह के नियम। ओके फ्रेंड्स, आप ग्राफ कॉपी में बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बनेगी। बाकी इस समय लाइनिंग खींचने में प्रॉब्लम होते हैं। थोड़ा सा आंसर देख लेता हूं कि आंसर में क्या दिए हैं। आंसर में है बीजगणित के रूप में दी गई दोनों स्थितियों को निम्नलिखित रूप में निरूपित किया जा सकता है। 7x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल x माइनस 3y माइनस 6। इक्वेशन मेरा बहुत ही अच्छी निकला है, राइट है, जहां x और y क्रमशः अवताप और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु है। आप उपरोक्त रेखिक समीकरणों को ग्राफ खींच सकते हैं जो स्थितियों को ग्राफ के रूप में निरूपित करता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस स्थिति में आप ग्राफ व्यक्त करके लिख सकते हैं। इस केस में आपके जो व्यापक फॉर्म प्राप्त होंगे a1 by a2 नॉट इक्वल b1 by a2, ये आपस में कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। यानी ये इक्वल नॉट इक्वल ये, ओके, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। ये तो जब नहीं मिलेंगे तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे ना। तो आप ग्राफ कॉपी में एक बार बना के इसे चेक कीजिए और देखिए। ओके, थैंक यू। मैंने और एक बेसिक स्टेप आपको बताना ही भूल गया हूँ। थोड़ा सा मेन पॉइंट बताएंगे, बट इनका क्वेश्चन निकल गया, दोनों का आयु निकल गए, सेम इक्वेशन। उसके आधार पे ही आपको x और y मानना है और ग्राफ पेपर में आपको बनाना है। स्केल से माप के कहीं मिस्टेक ना हो। प्रतिच्छेद कब करती है, थोड़ा सा और बेसिक कंसेप्ट क्लियर कीजिए। प्रतिच्छेद देखा है, ठीक नहीं लग रहा। आर्ट का क्लास मैंने नहीं किया।
आर्ट, कलाकार जिसे कहते हैं, ये बनाने ही नहीं आते हैं। मेरे एक दोस्त है, जब हम लोग क्लास में पढ़ते थे तो वो किसी की छवि को देख के ही वो उनका फिगर बना देता था। तो हम कहते वाह यार तुम्हारा क्या कलाकारी है। तो उसी को कहते हैं आर्टिस्ट, कलाकार। जब इस तरह के आपको दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगे तो लिखेंगे कि ये प्रतिच्छेद करती है, रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, रेखाएं प्रतिच्छेद। रेखाएं कब प्रतिच्छेद करेंगे? जब इनके व्यापक फॉर्म a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 रहेंगे। जब इक्वल नहीं रहेंगे तो इस तरह वो प्रतिच्छेद करेंगे रेखा। आप जब बनाएंगे अब ताप की आयु तो बनाते बनाते देखिए कि इस तरह के वो ग्राफ के पेपर में प्रतिच्छेद कहीं भी कर जाएंगे। समपाती नंबर 2, इस तरह के रेखाएं आपस में, इस तरह के रेखाएं परस्पर आपस में नहीं मिलती है तो ये रेखाएं समांतर होते हैं। ये रेखाएं समांतर होते हैं, समांतर कभी भी आपस में नहीं मिलेंगे। और समपाती होंगे जब एक ही इक्वेशन पे डबल क्वेश्चन करेंगे, एक ही इक्वेशन यानी कि तीनों का इक्वेशन सेम रहेंगे, तब वो समपाती होंगे। समपाती, समपाती होंगे। ओके फ्रेंड्स, आपको समझ में आ ही गए होंगे। तो समपाती जब होंगे तो इनके व्यापक फॉर्म a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। तीनों इक्वेशन में a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल रहेंगे तब वो समपाती होंगे। यानी ये जिस तरह एक एग्जांपल दे देता हूँ, 2x + 3y + 6 = 0, 4x + 6y + 12 = 0। जब इसे 2 कॉमन ले लेंगे तो इनके इक्वेशन दोनों सेम आ जाएंगे तब ये समपाती होंगे। यानी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। और ये समांतर होंगे जब रेखाएं a1/a2 = b1/b2 ये आपस में कभी प्रतिच्छेद नहीं करते। समांतर रेखाएं आपस में कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। क्वेश्चन हो गए, तो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।